हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 7 का पाठ 16 पढ़ेंगे, जल एक बहुमूल्य संसाधन। इसमें हम 16.2 पढ़ेंगे, जल की अवस्थाएं। जल की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं ये पढ़ेंगे। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जल की अवस्थाएं क्या होती हैं? जैसे जल लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है और गैसियस फॉर्म में भी मिलता है। मतलब जल ठोस अवस्था में भी मिलता है और द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में। इसमें हम पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा? हाँ, क्योंकि जितनी ज्यादा तेजी से जल का उपयोग हो रहा है, हमें डर है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जल समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। देखिए, जो प्राकृतिक प्रक्रम है, जैसे बारिश होती है, जैसे वाष्पीकरण होता है, वाष्पन होता है, इनके कारण निरंतर जल पृथ्वी पर बना रहता है। ये सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। जल चक्र हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा है। आपने कक्षा 6 में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। अपने शब्दों में लिखिए कि आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं। ये लिख रखा है कि सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। जल चक्र बहुत सी प्रक्रमों से मिलकर बनता है, बहुत सी प्रक्रम उसमें होते हैं, तब जल चक्र बनता है। आप पढ़ लेते हैं एक बार। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अथवा ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। जल चक्र के कारण तीनों अवस्थाओं में से, जैसे या तो पृथ्वी पर जल जो है वो ठोस अवस्था में मिलेगा कहीं पर, या द्रव अवस्था में भी मिल सकता है, या गैस अवस्था में भी। जैसे पहाड़ों पर, जैसे जहाँ पे बर्फ होती है, तो बर्फ जो होती है वो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था के रूप में बर्फ जो पहाड़ों पे मिलती है। और जो द्रव है वो जैसे महासागरों में पानी के रूप में, और नलकूप, हैंडपंप, जो कुएं वगैरह, नदी वगैरह, जो उनमें द्रव के रूप में पाया जाता है। और गैसियस अवस्था में कहाँ पाया जाए? वातावरण में। यहाँ पर वायुमंडल में ये वाष्प के रूप में होता है, मतलब गैस के रूप में होता है। तो ये तीनों अवस्थाओं के रूप में जल वातावरण में पाया जाता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ के रूप में पाया जाता है। देखिए, ये है जल चक्र दिखा रखा है, इसके बारे में फिर पढ़ते हैं। पहले ये टॉपिक कवर कर लेते हैं। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर, बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है। मैंने बता दिया कहाँ पर? पृथ्वी के ध्रुवों पर। ध्रुव पर वहां पर जहाँ धूप नहीं जाती है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां पर बर्फ ही बर्फ होती है। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर मिलती है। बर्फ छत्रक बोलते हैं इनको, बर्फ की छतरी बोलते हैं। अच्छा, बर्फ से ढके पर्वतों पर और ग्लेशियर, हिमनदों में भी बर्फ के रूप में या ठोस के रूप में पानी जो है वो पाया जाता है। द्रव अवस्था में कहाँ पाया जाता है? द्रव अवस्था में जल है महासागरों में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है, और नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे, मतलब भौम जल, भूमि के नीचे भी जल पाया जाता है। आपको पता है, कक्षा 6 में हमने पढ़ा था ये भौम जल, जो भूमि के नीचे। जैसे मान लो हम हैंडपंप लगाते हैं, हैंडपंप से फिर पानी खींचते, तो पानी जो कहाँ से आता है? भूमि से आता है। उस जल को भौम जल बोला जाता है, जो भूमि के नीचे होता है। तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, महासागरों में, झीलों में, नदी में और भूमि में पाया जाता है। गैसियस अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है, भाप के जो रूप में। जैसे मान लो हम पानी गर्म करते हैं या फिर कपड़े सुखाते हैं, तो पानी उड़ जाता है। वो कहाँ चला गया? वो वाष्प के रूप में वो उड़ जाता है और वातावरण में चला जाता है। और जैसे नदियों में या महासागरों में जो पानी होता है, वो धूप के कारण, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके कारण वो उड़ जाता है वाष्प के रूप में, गर्म होकर उड़ता है, तो वह भी वातावरण में पाया जाता है। तो ये जो गैसीय अवस्था में कहाँ पाया जाता है? वातावरण में या वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उनकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। ये तीनों अवस्थाएं जो है उनके बीच में आपस में चक्रण चलता रहता है। जैसे कई बार मान लो बर्फ है,
बर्फ द्रव अवस्था में आ गई पिघलकर, और फिर वो गर्म होकर फिर वो जल वाष्प बन गई है। तो इस प्रकार से ये तीनों अवस्थाओं का चक्रण चलता रहता है। जैसे मान लो महासागर है, यहाँ से हम इस वाले इसको चित्र को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे महासागर है, महासागरों से जल गर्म हुआ, वाष्प बन गया, महासागरों में द्रव हुआ, द्रव है द्रव के रूप में, फिर ये वाष्प के रूप में बन गया, ऊपर जाकर फिर ठंडा हो गया है, और कई बार इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि ओले जो होते हैं उसका रूप ले लेता है या हिमनद का रूप ले लेते हैं, मतलब तो वो होगी ठोस अवस्था। फिर वो नीचे गिर जाते हैं, पृथ्वी पर गिर गया या फिर महासागर में इधर बारिश हुई तब गिर गया, फिर दोबारा से ऊपर चले जाता है। तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं इनमें चक्रण चलता रहता है, ऐसे चक्र सा बन जाता है, ऐसे चक्रण सा चलता रहता है। तो इस चक्रण के कारण पृथ्वी पर जो जल है वो स्थिर बना रहता है कि ऊपर उड़ गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर उड़ गया फिर नीचे आ गया। तो जो कमी है, जैसे मान लो ऊपर उड़ गया तो कमी आ गई पृथ्वी पर, तो फिर बारिश के कारण फिर पूर्ति हो जाती। तो ये जो जल है उसकी मात्रा स्थिर बनी रहती है इस जल चक्र के कारण। अब ये जबकि समस्त मानव जनसंख्या अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं, देखो स्थिर कुल मात्रा स्थिर बनी रहती, जबकि कितने मनुष्य हैं, कितने अन्य जीव हैं जो जल का उपयोग करते हैं। क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? हाँ, इस जानकारी से हमें राहत मिलती है, क्योंकि हमें यह डर रहता था कि जल एक दिन खत्म हो जाएगा। क्या आपको जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम याद है जो कक्षा 6 में पढ़े थे हमें? क्रियाकलाप 16.3 आपको इसमें सहायता कर सकता है। क्रियाकलाप 16.3 देखते हैं। चित्र 16.5 में जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे हुए प्रक्रमों को सही शब्द लिखिए। देखिए ये जैसे 1 लिखा है, इसमें लिखा है एक में मज भोल, तो इसको लिखना है, इसको सही करके लिखना है। सुपुआ लिख रखा है, नसंगन लिख रखा है, तो इसको कहते हैं मज भोल को क्या लिख सकते हैं? भौम जल। तो एक जो है वो भौम जल है, ये जो एक लिख रखा है मतलब ये भूमि के नीचे का जल है। यहाँ तक ये भूमि है, ये भूमि का नीचे का हिस्सा ये दिखा रखा है, तो इसको हम 1 ये है भौम जल, भौम जल, इसको मजभोल को सही करके लिखेंगे भौम जल, यहाँ एक की जगह। दूसरे में सुपवा है, तो वाष्प 2 ये होगी वाष्प, ये जो दिखाई दे रही है ऐसे ऐसे ये वाष्प है 2। अब नसंगन, तो ये संगनन, संगनन है 3, क्योंकि ये वाष्प ऊपर जाकर पानी का रूप ले लेती है, जल का रूप ले लेती है, तो ये हो गया संगनन। ये जो प्रक्रिया है वो संगनन होती है। ल द बा, लबा हो गया बादल, ये है बादल, ये बादल दिखा रखे हैं, ये है इसका बनेगा वाष्पोत्सर्जन 5 पे, ये है वाष्पोत्सर्जन। जो पेड़ हैं उनके जो पेड़ की पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, जो पेड़ के अंदर जो पानी होता है वो पत्तियों से उड़ता रहता है, ऊपर भाप बनकर ऊपर उड़ता रहता है, तो ये हो गया वाष्पोत्सर्जन। ये प्रक्रिया जो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये है निस्यंदन 6 पर। जो पानी पृथ्वी पर होता है वह धीरे धीरे रिस रिस कर पृथ्वी के अंदर चला जाता है, मतलब भौम जल के रूप में वो अंदर चला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है कि पानी रिस रिस कर अंदर जाता है पृथ्वी के, तो वो होती है निस्यंदन। ये तो वर्षण, वर्षण जो बारिश होती है वर्षा के रूप में ये पानी नीचे गिरता है, ये प्रक्रिया होगी वर्षण। तो ये सभी आपको यहाँ पर लिख देने हैं, इन पॉइंट्स के पास पास में ये सही सही कर कर लिख देने हैं। तो ये क्रियाकलाप 16.3 है, ये सही शब्द हमने लिख दिए हैं। अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है जो नागरिक निकाय द्वारा संचालित होती है। सभी की अपनी, सभी शहरों और नगरों में जल आपूर्ति की व्यवस्था होती है, मतलब जल सबको मिल सके उसकी व्यवस्था होती है, जो मनुष्य द्वारा, नागरिकों द्वारा या फिर अन्य कोई संस्थाओं द्वारा संचालित होती है। जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब या कुओं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा की जाती है। जैसे मान लो कहीं पर ट्यूबवेल लगा हो और वहां पर जल पहुंचाना हो दूसरे घरों तक, तो पाइपें बिछाई जाती हैं, पाइपों का एक जाल बिछा दिया जाता है, उससे जल की आपूर्ति हो जाती है, जल घरों तक पहुंच जाता है।
सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप या नलकूप या कुओं या नदियों इनके ऊपर निर्भर रहा जाता है और वहां से जल लाया जाता है। लेकिन आजकल काफी सुधार आया, आजकल पाइपों द्वारा भी जल की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगी है। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। देखिए बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें पाइपों से पानी नहीं पहुंचता है, तो जैसे मान लो नदियों से जल प्राप्त करो, नदियों से पानी लाया जाता है, कुओं से पानी लाया जाता है, हैंडपंप से पानी लाया जाता है। मान लो कोई दूर हो, हैंडपंप दूर लगा रखा हो, तो वहां से पानी भर भर के ऐसे मटकों में ऐसे लाया जाता है। प्राय लोगों यहाँ तक कि बच्चों को जल लाने के लिए उनके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होता है। चित्र 16.6 में जैसे दिखाया गया है। बच्चों के लिए जल ढोने का यह कार्य अत्यधिक कष्टकारी होता है। कई बार जल की कमी हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि सभी को जल ढोने का कार्य करना पड़ता है और धूप छाया सर्दी गर्मी में बहुत दूर से जल लाना अत्यधिक कष्टकारी होता है। ऐसे बच्चे प्राय नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने के लिए बहुत समय लग जाता है। वे भी अपने माता या अपने पिता के साथ जल को लाने में हेल्प करते हैं, तो वह नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते हैं। हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल को नलकूपों या हैंडपंपों से प्राप्त करता है। हमारी जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा है और उससे जो ये जनसंख्या है, मतलब इतने सारे लोग हैं, वो कहाँ से जल उपयोग करते हैं। उनके अलग अलग सोर्सेज हैं। जैसे कोई तो कुओं से जल प्राप्त करता है, कोई नलकूपों से, कोई हैंडपंपों से, कोई नदियों से। तो इस प्रकार से सभी स्रोत अलग अलग हैं जहाँ से हम जल का उपयोग करते हैं। ये इन स्रोतों में जल कहाँ से आता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।